जय हिंद साथियों, आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण है। इससे पहले भी हमने ग्रेविटेशन के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर यदि आप ग्रेविटेशन को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो उस वीडियो को अवश्य देखें। अगर यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो पीछे वाले वीडियो में हमने आप लोगों को भार के बारे में बताया था अर्थात वेट के बारे में बताया था कि जो भी हमारा वेट होता है वो डिपेंड करता है आपका छोटा वाला जी पर। अगर छोटा वाला जी के बारे में बात करें तो छोटा वाला जी का वैल्यू पृथ्वी पर होता है बाबू लोग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहाँ पर? तो पृथ्वी पर। और ध्यान देना, हमने ये भी बताया था कि जो छोटा वाला जो जी है यहाँ पर वो उसका अगर बात करें मून पर अर्थात चंद्रमा पर तो चंद्रमा पर कितना होता है तो जो भी हमारा वेट होता है पृथ्वी पर उसका 1/6 भाग हो जाता है। कहाँ पर बाबू लोग? तो चंद्रमा पर। अगर यदि मंगल ग्रह पर चले जाओगे तो जो भी आपका वेट होगा पृथ्वी पर उसका 1/10 भाग हो जाता है। कहाँ पर? तो आपका चंद्रमा पर। और भी अगर बात किया जाए जी के बारे में तो जो भी आपका जो जी है ना, इसका जो अधिकतम वैल्यू होता है वो पृथ्वी की सतह पर ही होता है। अगर बात किया जाए जी के बारे में, छोटा वाला जी के बारे में, तो इसका अधिकतम वैल्यू आपका कहाँ होता है बाबू लोग? तो पृथ्वी की सतह पर ही होती है। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे, कहाँ से? तो पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी का जो वैल्यू होता है बाबू वो घटता जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे जी का वैल्यू क्या होगा? घटता जाएगा। अगर और भी बात करें जी के बारे में तो जी जो है उसका वैल्यू होता है पोल, कहने का मतलब जो ध्रुव होता है उस पर सबसे ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा? तो इक्वेटर लाइन की अपेक्षा, कहने का मतलब मध्य रेखा की अपेक्षा, है ना। जो भी जी का वैल्यू होगा इक्वेटर लाइन से अधिक होता है। कहाँ पर? तो पोल पर, कहने का मतलब ध्रुव पर। चाहे आप साउथ पोल पर चले जाओ या फिर नॉर्थ पोल पर, वहाँ पर जो जी का वैल्यू होगा इक्वेटर लाइन से ज़्यादा होगा। और भी अगर बात करें जी के बारे में तो जो जी का वैल्यू होता है पृथ्वी के सेंटर पर, कहने का मतलब केंद्र पर, एकदम से शून्य हो जाता है अर्थात एकदम से 0 हो जाता है। ठीक है, तो इतना को अच्छी तरह से समझ लेना, एक दो बार पढ़ लोगे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर बात करें द्रव्यमान और भार के बारे में तो द्रव्यमान और भार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं, गड़बड़ करते हैं, जानते हुए भी गड़बड़ करते हैं। तो चलो आज के बाद ये कंफ्यूजन आप लोगों से नहीं होगा क्योंकि मैं द्रव्यमान और भार के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देना। अगर बात करें हम लोग मास के बारे में अर्थात द्रव्यमान के बारे में तो जो द्रव्यमान होता है ना बाबू, वह किसी वस्तु में कितना ज़्यादा भरा जा सकता है, किसी वस्तु में कितना ज़्यादा भरा जा सकता है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बोतल है, यहाँ पर एक बोतल है और इस बोतल में हम लोग पानी डाल रहे हैं, इस बोतल में हम लोग पानी डाल रहे हैं। तो इस बोतल में लगभग लगभग मान लेते हैं कि इसमें एक बोतल में 1 लीटर पानी हटा, 1 लीटर, इस बोतल में कितना हटा? 1 लीटर पानी हटा। तो वही जो इसका 1 लीटर जो पानी है वही उसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा, है ना। और भी इसके बारे में बात किया जाए तो जो आपका मास जो होता है ना बाबू लोग, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, बदलता ही नहीं है। और भी बात किया जाए मास के बारे में तो जो आपका मास होता है ना एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, कहने का मतलब अदिश राशि होता है। फिर से एक मैं बार बोलता हूँ क्या कि जो आपका जो द्रव्यमान है, कहने का मतलब मास है, वो क्या दर्शाता है कि किसी भी वस्तु में कितना ज़्यादा भरा जा सकता है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है ना। ये कभी भी नहीं बदलता है। कहने का मतलब आप पृथ्वी पर हो तो इस बोतल में अगर यदि 1 लीटर पानी हट रहा है तो चंद्रमा पर भी चले जाओगे ना बाबू लोग तो इस बोतल में 1 लीटर पानी हटेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर हट रहा है 1 लीटर तो चंद्रमा पर चले जाएंगे तो इसका 1/6 भाग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहने का मतलब पृथ्वी पर जितना हटेगा इस बोतल में चंद्रमा पर भी उतना ही हटेगा, पृथ्वी के ऊपर जितना हटेगा मंगल पर भी उतना ही हटेगा, बुध पर भी उतना ही हटेगा, किसी भी प्लैनेट पर चले जाओ, किसी भी ग्रह पर चले जाओ उतना ही हटेगा। अगर बात करें हम लोग भार के बारे में तो भार जो है ना बाबू लोग वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भार जो है एक प्रकार का बल होता है। भार क्या है बाबू लोग? तो एक प्रकार का बल होता है जो क्या होता है कि जिससे कि कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ खींची चली आती है ना, जिससे कि कोई वस्तु जो है से पृथ्वी की तरफ खींची चली आती है। अगर इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात किया जाए तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है बाबू लोग? न्यूटन होता है। यह जो है आपका जो भार वो बदल सकता है। भार क्या है बाबू लोग?
आपका बदल सकता है, क्योंकि भार बराबर हमने पहले बताया क्या होता है, W बराबर mg होता है। और जो छोटा का g होता है वो चक्कर पकड़ करते रहता है। करने का मतलब g पर रहेगा कुछ और, चंद्रमा पर रहेगा कुछ और, मंगल पर कुछ और, बुध पर कुछ और। करने का मतलब अलग अलग प्लैनेट पर उसका g का जो वैल्यू होता है बदलते रहता है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर इसका वैल्यू बदलते रहता है। एकदम सेंटर पर चले जाओगे तो शून्य हो जाएगा, पोल पर चले जाओगे तो बढ़ जाएगा। अगर यदि इक्वेटर लाइन से थोड़ा दूरी पर चले जाओगे तो जैसे जैसे इक्वेटर लाइन से दूर जाओगे उसका वैल्यू बढ़ते रहता है। यह जो होता है आपका जो भार होता है वो आपका सदिश राशि होता है। कहने का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होता है, कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक बार और भी ध्यान देना, अगर द्रव्यमान का ऐसा यूनिट पूछे तो इसका होता है केजी में, लेकिन भार का ऐसा यूनिट पूछे तो इसका होता है किस में, वो लोग न्यूटन में। ठीक इसी तरह से बच्चे लोग कंफ्यूजन करते हैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, है ना। थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में दोनों को पढ़ने में लगता है कि यार दोनों तो सेम ही है, लेकिन दोनों अलग है। जिस तरह से द्रव्यमान अर्थात मास और ठीक उसी तरह से भार अर्थात वेट में दोनों में अंतर था, ठीक इसी तरह से थ्रस्ट एंड प्रेशर में अंतर होता है। तो ध्यान देना थ्रस्ट और प्रेशर है क्या। तो ध्यान देना आप लोग, तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो लंबवत बल होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला जो लंबवत बल होता है वही उसका थ्रस्ट कहलाता है ना। और थ्रस्ट का ऐसा यूनिट भी क्या होता है बाबू लोग, तो न्यूटन होता है। जिस तरह से भार का था, भार का ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन। ठीक इसी तरह से थ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि यह किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो लंबवत बल को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है थ्रस्ट का, तो न्यूटन हो जाता है। अब हम लोग प्रेशर के बारे में देखते हैं। प्रेशर आपका क्या है बाबू लोग, तो ध्यान देना, जो प्रेशर जो है ना प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दर्शाता है ना। प्रेशर किसको दर्शाता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दर्शाता है। जबकि इससे पहले हमने थ्रस्ट के बारे में बताया था कि थ्रस्ट जो है लंबवत लगने वाले बल को दर्शाता है ना। थ्रस्ट है लंबवत लगने वाले बल को दर्शाता है, जबकि जो आपका जो प्रेशर है वो क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दर्शाता है। अगर बात करें हम लोग दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। कहने का मतलब प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। अगर यदि दाब अधिक होगा, जितना ज़्यादा दाब अधिक होगा बल उतना ही ज़्यादा अधिक लगेगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू लोग, कम हो जाएगा। अगर दाब अधिक तो आपका बल भी अधिक और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यदि दाब आपका हो जाएगा कम, अगर यदि आपका दाब कम रहेगा तो बल भी कम लगेगा, वहां पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो आपका प्रेशर जो होता है बल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि प्रेशर जो होता है आपका एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है लोग, और आगे बात करें इसका एसआई यूनिट के बारे में, एसआई मात्रक के बारे में, किसका, तो दाब के बारे में। तो दाब का एसआई यूनिट होता है बाबू लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ज़्यादातर एग्जाम में पास्कल ही देता रहा है, क्या देता है, पास्कल देता है। आप लोग छटाक से पास्कल को टिक आउट कर देना। ठीक है, अगर पास्कल नहीं दिया हो रहेगा तो क्या रहेगा वहां पर, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्री फॉल को। कहने का मतलब जो स्वतंत्र रूप से कोई गिरता है ना, उसको देखते हैं। फ्री फॉल क्या होता है बाबू लोग, तो ध्यान देना, फ्री फॉल सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही क्या है बाबू लोग, तो ये वैक्यूम में ही होता है। जब भी बात करेगा फ्री फॉल के बारे में तो वैक्यूम में ही होगा। अगर वैक्यूम नहीं होगा, निर्वात नहीं होगा, तो फ्री फॉल की बात ही नहीं होगा। ध्यान देना, हमने यहाँ पर कुछ कुछ वस्तु लिया है। एक यहाँ पर आयरन है, एक यहाँ पर एक पेपर को लिया हुआ है, एक यहाँ पर हमने कॉटन को लिया हुआ है। अगर यदि यहाँ पर फ्री फॉल होगा, कहने का मतलब वैक्यूम होगा, निर्वात होगा। हमने पहले बताया वैक्यूम किसको बोलते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई एयर नहीं होगा, कोई हवा नहीं होगा, उसी को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, अगर यदि वैक्यूम रहेगा तो आयरन का टुकड़ा हो, कहने का मतलब लोहा का टुकड़ा हो, या पेपर का टुकड़ा हो, या फिर कॉटन, कहने का मतलब सूती का कोई वस्तु हो, या फिर रुई का कोई वस्तु हो, अगर उसको तीनों को एक साथ गिराएंगे ना, तो जो भी आपका जो सरफेस रहेगा उस सरफेस पर एकदम एक समान रूप से गिरेगा। कहने का मतलब 10 मिनट में अगर आयरन का टुकड़ा गिरेगा तो 10 मिनट में पेपर का टुकड़ा गिरेगा, और 10 मिनट में कॉटन का टुकड़ा गिरेगा। एकदम एक समान रूप से चलते आएगा नीचे। कब, जब बात रहेगा निर्वात का, कहने का मतलब वैक्यूम का। इसलिए हमने आपको बता दिया है, अगर यदि तीनों वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वह तीनों वस्तु जो है ना एक ही साथ सतह पर गिरती हैं। कब, तो जब बात हो निर्वात की, कहने का मतलब बात हो फ्री फॉल की। फ्री फॉल तभी होता है कब, जब वैक्यूम रहेगा। ध्यान देना, हमने क्या बताया, फ्री फॉल कब संभव है बाबू लोग, जब वैक्यूम की बात करेगा, निर्वात की बात करेगा, तभी आपका फ्री फॉल संभव है। और आगे हम लोग देखते हैं
अब हम लोग देखते हैं उत्प्लावकता के बारे में, बेयोंशी के बारे में। उत्प्लावकता क्या होता है बाबू लोग? तो जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तब उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर बल लगता है, इसी को ही हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं और इसी प्रक्रिया को उत्प्लावकता कहते हैं। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, क्या? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है ना, तब उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसी को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को उत्प्लावकता कहते हैं। अब यही सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज भाई साहब ने। यही सिद्धांत दिए थे क्या? आर्किमिडीज भाई साहब ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आर्किमिडीज भाई साहब का सिद्धांत क्या है बाबू लोग? तो आर्किमिडीज भाई साहब का सिद्धांत यही है क्या? तो उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है? हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल कितना होता है? तो जितना ज्यादा वह पानी जो हटेगा उतना ही आपका उत्प्लावन बल होगा। जैसे देख लो, हमने यहाँ पर एक टब लिया है, ठीक है, इस टब में पानी भरा हुआ है। अगर इस टब में हम लोग देखो छोटा सा एक मग को डुबा रहे हैं, तो इस मग को डुबाने से कुछ कुछ पानी के जो बूंदे हैं से क्या हो रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। कितना पानी बाहर आ रहा है? तो जितना ज्यादा मग पानी में डूबेगा उतना ही क्या होगा? पानी बाहर आएगा। यही बताते कौन? आर्किमिडीज भाई साहब। क्या बताते हैं? उत्प्लावन बल क्या होता है? तो हटाए गए पानी के भार के बराबर। अगर बात करें हम लोग घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी बराबर होता है बाबू लोग द्रव्यमान बट्टा आयतन। करने का मतलब मास बट्टा वॉल्यूम। अगर इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात किया जाए तो ऐसा यूनिट होता है इसका केजी मीटर प्रति क्यूब। क्या होता है? केजी मीटर प्रति क्यूब होता है किसका? तो घनत्व का। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं घनत्व के बारे में थोड़ा सा, इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देना। अगर पानी का घनत्व के बारे में पूछे तो पानी का अधिकतम घनत्व बाबू होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का अधिकतम घनत्व होता है। लेकिन कितना पानी होना चाहिए? तो पानी आपका होना चाहिए 1000 किलो केजी मीटर प्रति क्यूब, है ना? केजी मीटर प्रति क्यूब होना चाहिए, केजी मीटर प्रति क्यूब होना चाहिए, है ना? क्या पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 1000 केजी मीटर प्रति क्यूब रहेगा पानी, तभी ऐसा संभव है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सापेक्षिक घनत्व के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बाबू? तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। कहने का मतलब किसी भी वस्तु का घनत्व, किसी भी वस्तु का घनत्व बटा में नीचे क्या रहेगा? पानी का घनत्व। किसी भी वस्तु का घनत्व ऊपर में रख दो और नीचे में पानी का घनत्व रख दो, जो भी आपका प्राप्त होगा वो आपके रिलेटिव डेंसिटी प्राप्त होगा। कहने का मतलब सापेक्षिक घनत्व प्राप्त होगा। और वो जो आपका सापेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये बेचारा यूनिट लेस होता है ना? इसका कोई सहारा नहीं होता है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग घनत्व के बारे में, तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा ना वह कम घनत्व वाला में डूब जाता है। जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो कम घनत्व वाले वस्तु में डूब जाता है। इसीलिए, है ना, अगर पारा में सिक्का को डालते हैं तो बेचारा सिक्का जो है सो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जो पारा का घनत्व रहता है कम रहता है, जबकि सिक्का का घनत्व रहता है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग बना करके कमेंट में अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आंसर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? कहता है कि दो निकायों के बीच की दूरी अगर सामान्य दूरी से 4 गुना अधिक है तो एफ का वैल्यू क्या होगा, यानी फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो और भी देख लेते हैं कुछ कुछ। अब हम देखते हैं प्लान वेग के बारे में, एस्केप वेलोसिटी के बारे में। तो एस्केप वेलोसिटी आपका क्या होता है आप लोग ध्यान से देखना। तो कहता है कि एक ऐसा वेग जिससे कि कोई वस्तु बाहर चली जाए, ऐसा वेग कि जिससे कि कोई वस्तु बाहर चली जाए और वापस पृथ्वी पर आए ही नहीं, उसी को हम लोग प्लान वेग कहते हैं। कहने का मतलब एक गेंद ले लो, अब इतना जोर से फेंको, इतना जोर से फेंको कि पृथ्वी की कक्षा को ही छोड़कर बाहर चली जाए, पृथ्वी की कक्षा को ही छोड़कर बाहर चले जाए। कहने का मतलब पुनः पृथ्वी पर आएगा ही नहीं, उसी को हम लोग प्लान वेग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्लायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी के लिए प्लायन वेग होता है कितना बाबू लोग? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर यदि कोई गेंद को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो कोई वो गेंद जो है ना कभी भी पृथ्वी पर वापस लौट करके नहीं आएगा। लेकिन अगर यदि उस गेंद का रफ्तार 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से थोड़ा सा भी कम हुआ ना तो पृथ्वी भी क्या करेगा, कहेगा रे बउआ उन्हें कहाँ फेंक रहा रे, चल वापस दे वापस दे वापस दे। अपने सामान को खींचने का प्रयास करता कौन? तो पृथ्वी। ठीक है, लेकिन अगर यदि उसका वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी कह देगा जय बे जो
छोड़ देता है पृथ्वी। ठीक है, ठीक इसी तरह से चंद्रमा के लिए होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग के बारे में बात किया जाए तो चंद्रमा का पलायन वेग होता है बाबू लोग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब चंद्रमा पर आप चले जाओ, अगर यदि वहां पर जाकर के कोई वस्तु को 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से फेंक दो तो वो भी क्या हो जाएगा, चंद्रमा की कक्षा को छोड़ देगा। लेकिन अगर यदि 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से थोड़ा सा भी रफ्तार कम हो जाएगा तो चंद्रमा भी कहेगा कि हाँ हमारा वस्तु रह लो, इसलिए हम ना जा देंगे, है ना। यानी चंद्रमा भी क्या कर लेगा, खींच देगा। तो इसका वेलोसिटी क्या होता है तो √2gr होता है। अगर इसका वेलोसिटी का आपसे फॉर्मूला कोई पूछ दे तो क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो हो जाता है √2gr। क्या हो जाएगा √2gr। यहाँ भी नहीं है, क्या है इसका वेलोसिटी को दर्शा रहा है, ये क्या है √2gr। जी का वैल्यू तो आप लोग पहले ही जानते रहे हो, है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आर क्या है तो ये रेडियस को शो करता है। किसका, रेडियस का, तो जिस भी प्लैनेट पर होगा उसका रेडियस को शो करता है। ठीक है, और एक भी और इससे थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है। पेंडुलम का फॉर्मूला याद रखना, कि पेंडुलम का फॉर्मूला होता है क्या 2π√L/g। क्या होता है 2π√L/g। एल क्या है तो आपका लंबाई को दर्शाता है, जी क्या है तो जी आप जान ही रहे हो ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, यानी कहना मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है, कहता है कि चंद्रमा पर जाने पर पेंडुलम की अवधि क्या होगी। चंद्रमा पर जाने पर पेंडुलम की अवधि क्या होगी। ऑप्शन ए कहता है समान रहेगी, बी कहता है कम हो जाएगी, सी कहता है शून्य हो जाएगी, डी कहता है ज्यादा हो जाएगी। तो ध्यान देना बाबू, चंद्रमा पर जाने पर पेंडुलम की अवधि क्या होगी। तो हमने अभी भी बताया, जस्ट पहले ही बताया कि पेंडुलम की फॉर्मूला क्या होता है। तो पेंडुलम का फॉर्मूला होता है क्या, तो 2π क्या होता है बाबू लोग 2π√L/g। क्या होता है टी बराबर, पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2π √L/c। हमें यहाँ से पेंडुलम की अवधि पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या पूछ रहा है बाबू लोग, तो टाइम पूछ रहा है, यानी टाइम, है ना। हमने पहले ही बताया कि जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे जी का वैल्यू घटता जाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे जी का वैल्यू घटता जाएगा। जब जी का वैल्यू घटेगा तो टी ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू लोग, ज्यादा हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब अगर यदि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि टी होता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि आपका जो ग्रेविटेशन होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देंगे। क्या कहता है कि जब कोई गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तब जी का वैल्यू क्या होगा। अगर यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंक दे तब जी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है पॉजिटिव, बढ़ जाएगा, बी कहता है नेगेटिव, घट जाएगा, सी कहता है 0, शून्य होगा, और डी कहता है नेग्लिजिबल, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे।